मेरा नाम कामिनी है। मेरी 14 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह-जगह लेकर उसे घूमती-फिरती थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी ननंद ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही फेमस था। मैं अपनी बेटी को उस 60 साल के बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई थी, तो वो कहने लगा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाजा खुला रखना। मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊंगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने घर का दरवाजा खुला रखा था। शाम के 7 बज चुके थे जब बाबा हमारे घर आया और उसने अपने थैले से निकालकर हमें 2 पुड़िया दी और कहने लगा, इसे पानी में मिलाकर तुम पति पत्नी पी लो। उसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आँख खुली, तो यह देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हमारी बेटी तो बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर मौजूद थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का इलाज किया था, लेकिन जब मेरी शादी का 7वां साल लगा, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए यह बहुत ही बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया था। इन सब में मेरे पति ने मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरी ससुराल वाले मुझे औलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी। मैं तो अब हिम्मत ही हार गई थी और अपने पति से कह भी दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो। मैं तो तुम्हें औलाद का खुश नहीं दे पाऊंगी। मगर वह मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे। वह कहते थे कि अगर भगवान हमें औलाद देगा तो देगा। जरूरी नहीं है कि मेरी दूसरी शादी करने पर भी मुझे औलाद मिल जाएगी। अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरे और मेरे पति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मैं सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती थी और घर में उसकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। मेरी बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और अब वह 5 साल की हो गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी करते तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं रिंकी की माँ थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी। मगर पड़ोस की औरतें बार-बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी तो अब 5 साल की हो गई है और अभी तक उसने कुछ भी देखना नहीं शुरू किया, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे, वह सब के सब अपनी आंखों से साफ-साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ इस तरह की कमी होने पर उसका वही नाम पड़ जाता था। यह सोचकर ही मेरा पूरा शरीर काँप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। यह बातें सोच-सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी यह बात अच्छे से नोटिस करते थे। वह मुझसे कहते थे, क्या बात है, कामिनी, तुम इतना परेशान क्यों लगती हो? मेरे पति ने जब मुझसे पूछा, तो मैं फूट-फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी थी, राकेश, हमारी बेटी 5 साल की हो गई है, मगर अभी तक वह कोई चीज़ देख क्यों नहीं पाती है? पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब-अजीब तरह की बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं पाती। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगे, कामिनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सच में पागल हो गई हो। ना जाने कब से यह बातें अकेले ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे कहा होता, तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैंने झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ, क्या हल निकाला है आपने? तो राकेश कहने लगा, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आंखों की रोशनी के लिए।
शहर में बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं। तुम देख लेना, मेरी बेटी की आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी, वह भी देखने लगेगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं राकेश की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, राकेश, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है, तो हम क्या करेंगे? राकेश कहने लगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम भगवान की कृपा से उसका यही शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दी है। और तुम्हें पता है ना कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली थी, हमारी बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। अगर उसमें कोई कमी है, तो यह भी भगवान की कोई मर्जी है। और हाँ, हमें हर हाल में अपने भगवान की मर्जी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने पति की बात पर एग्री थी। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया था और कमरे से बाहर निकलकर किचन के कामों में बिजी हो गई थी। किचन में काम करते टाइम पर मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जन्म से ही अंधी हो। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मुझे अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि अगर वह ऐसे ही अंधी रही तो आने वाले टाइम में उसकी शादी कैसे होगी और उसे कौन अपनाएगा। और भगवान से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती रही थी कि मेरी बेटी अपनी आंखों से देखने लगे और उसके साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। रो रो कर मेरी आंखें भी सूख चुकी थी। हॉस्पिटल जाना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल सुबह के 10 बज रहे थे। मेरे पति ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और रिंकी को भी तैयार कर लो। हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। मैं उससे जैसा कहती, वो वैसा ही कर लिया करती थी। भले ही उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह हर चीज महसूस करके अपने खिलौनों के साथ खेला करती थी। वह मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह जिद भी नहीं करती थी। मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी फ्रॉक पहना दी थी, जिसको पहनकर वह बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैं भी तैयार हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप करने के बाद वह कहने लगे, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। आपकी बेटी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। कुछ बच्चों की आई साइट वीक होती है, इसी वजह से वह थोड़ा देर से देख पाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की भी रोशनी आ जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना है। मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। आप चाहे तो अपनी बेटी को हमारे आई सेंटर पर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप हर हफ्ते अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर ले आइएगा। आपकी बेटी धीरे धीरे देखने जरूर लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार के रख दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इसलिए अपने पति से मैं कहने लगी कि अब आप मुझे शॉपिंग मॉल लेते चलिए। मुझे रिंकी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। और फिर मेरी बेटी ने जिस जिस कपड़े को कहा, मैंने उसे वह कपड़ा दिला दिया था। उसने अपने लिए थोड़े से टॉयज भी लिए थे। जब से रिंकी पैदा हुई थी, मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मुझे ना तो पहनने का शौक था और ना ही घूमने का। मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। बस मुझे हमेशा अपने पति और बेटी की ही खुशियों की फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल अब तो मैं खुश रहने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप करने को कहता, हम वैसा ही करा लिया करते थे, यही सोचकर कि शायद हमारी बेटी
देख सके। लेकिन धीरे-धीरे मेरी बेटी अब 10 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने राकेश से कहा, हम अब उस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमने शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हमें कोई दूसरे शहर के डॉक्टर की भी राय देता तो हम अपनी बेटी को वहां लेकर जाते थे। लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। उसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए। किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह से बर्बाद हो गए थे और फिर हम वेद तांत्रिक इन लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे। और ऐसा ही करते करते मेरी बेटी अब 14 साल की हो गई थी, मगर अभी तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी होती थी वह सारी हम रिंकी के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे। इसीलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए शेविंग भी नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और वह इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर न लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरी बेटी की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और सब लोग यही कहा करते थे कि कामनी की बेटी रिंकी तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर यह बेचारी देखती होती तो इसके घर पर अभी से इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की यह बातें सुन सुन मेरा तो दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और मैं एजेड लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ एक अजीब हादसा हुआ था। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर एक वेद के पास से वापस लौट रहे थे तो हमारे सामने ही एक 20 साल का लड़का अपनी बाइक पर जा रहा था और एक तेज रफ्तार कार से उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। वो जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और उसके सिर से बुरी तरह से खून बह रहा था। राकेश भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास खड़े कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ था। हम उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि राकेश रात भर उस लड़के के साथ अस्पताल में ही रहे थे। जब वह वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हालत काफी सीरियस थी और वह कोमा में चला गया था और उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके या उसकी फैमिली को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। न जाने वह लड़का किस माँ का बेटा था और उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे पति इसी तरह अस्पताल जाते रहे और उस लड़के का इलाज करते करते 1 महीना हो गया था। जब वह कुछ रिकवर हुआ तो मेरे पति उसे हमारे घर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंधी थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह उस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़ आए थे और कहने लगे, कामिनी, यह लड़का होश में तो आ गया है लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया है कि हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के लिए अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक इसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया। किसी ने शायद इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है। इसने अपना नाम रिहान बताया है। मेरे पति बहुत परेशान लग रहे थे। फिर मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, राकेश, आपको नहीं पता कि हमारी बेटी जवान है? तो वह कहने लगी, अभी यह लड़का बीमार है। जब तक यह ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगा।
मैंने सर हिला दिया था। मुझे भी उस लड़के की हालत देखकर तरस आता था, इसीलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी थी। वह बहुत प्यारा लड़का था और मैं उसको देखकर सोचती थी कि अगर भगवान मुझे एक औलाद और देता और वह बेटा होता, तो आज मेरा पूरा परिवार हो जाता। शायद मेरा बेटा इसके जैसा ही होता। मैं जब भी उसका कोई काम किया करती थी, तो वह मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलता था। जब तक मेरी बेटी रिंकी की बात है, तो वह लड़का मेरी बेटी को आंख उठाकर तक नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत इम्प्रेस किया था। इसी तरह 1 महीना गुजर चुका था और वह लड़का धीरे-धीरे चलने भी लगा था। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी। तो वह लड़का मेरे कमरे में ही आ गया और मुझसे कहने लगा, आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, ज़रूर पूछो, क्यों नहीं? तो वो कहने लगा, आंटी, मुझे ऐसा क्यों लगता है, जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आपको उसकी आँखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए? रेहान की बात सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी है और वह देख नहीं सकती। यह बात सुनकर रेहान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं कहने लगी, वह 5 साल की थी, तब से ही मैं उसका इलाज करवा रही हूँ और अब वह 14 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सर हिला दिया और कहने लगा, आंटी, जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवा दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेती, तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे रिहान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था और मैं चिल्लाकर उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रिंकी मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूंगी, जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। वह तो फिर भी मेरी लड़की है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपने जैसा ही बिहेव भी करते हैं। तुम्हें तो शायद याद नहीं, क्योंकि हमने देखा है, तुम एक तेज रफ्तार से आई हुई कार हमारी आंखों के सामने टक्कर मारकर गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने के चांस भी नहीं थे। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की, तो क्या हम तुम्हें वहां पर मरा हुआ छोड़कर वापस चले आते? और अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारा इलाज यहाँ सोचकर बंद कर दूं? इसमें भगवान की ही मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दूं? मेरी जवान बेटी, घर में मौजूद होते हुए भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। रेहान की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी। फिर जो बात रेहान मुझसे की थी, ऐसी बात आज तक मुझसे किसी ने नहीं की थी। और फिर वह अनजान लड़का, जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को तकलीफ में देख कर रहती हूँ और किस तरह के हालात का सामना करती हूँ, वह मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता था? मैं इतने गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे यह बोलती चली जा रही थी। रिहान के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वह कहने लगा, आंटी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं पहले से काफी बेहतर हो चुका हूँ और जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है, वह भी धीरे-धीरे वापस आ जाएगी। लेकिन जब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी बेटी भी जवान है। लोगों को इल्जाम लगाते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता, वरना वहाँ मुझे रोक लेंगी और जाने नहीं देंगी। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। जिंदगी रही तो आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रिहान मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि रिहान ने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसने मुझसे दिलासा क्यों नहीं दिया और यह क्यों नहीं कहा कि आंटी, आपकी बेटी एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी और गर्व है,
आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं सारी बातें सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, माँ ऐसा लग रहा है रिहान भैया घर पे मौजूद नहीं है। माँ आखिर रिहान भैया कहाँ चले गए? और अगर वह घर में ही है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने रिंकी से कहा, बेटा तुम आराम करो, वह यही कहीं होगा। मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद रिंकी मुझसे बार बार रिहान के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उससे कह दिया, बेटा वह ठीक हो गया था। बेटा वह ठीक हो गया था, इसलिए अब अपने घर वापस चला गया है। अब वह हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी एकदम ही उदास हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वह मुझसे कहने लगी, माँ रिहान भैया को इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वह मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था क्योंकि वह मेरी बेटी के साथ बातें करता था। यह बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी, मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। न जाने मैंने उस लड़के के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया कि वह मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। अब अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल जाता, तो वह मुझसे बहुत नाराज होते और रिहान के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को मेरे पति जब ऑफिस से घर आए, तो उन्होंने घर आते ही सबसे पहले रिहान के बारे में ही पूछना शुरू किया था। मैं घबरा गई थी और कहने लगी, रिहान की याददाश्त वापस आ गई थी, इसीलिए वह अपनी फैमिली के पास वापस चला गया है। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ साफ नजर आ रहा था। वह कहने लगे, कामिनी, मुझे रिहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया? मैं घबरा गई थी और अपनी नजरें चुराने लगी थी। राकेश कहने लगे, कामिनी, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह मेरा अपना ही बेटा हो। चलो, अच्छा हुआ वह ठीक हो गया। वैसे भी एक ना एक दिन अपनी फैमिली के पास उसे जाना ही था। लेकिन बस मुझे उससे यह शिकायत रहेगी कि वह आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया। भगवान करे वह जहाँ हो खुश रहे। मैंने अपने पति के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। राकेश ने मुझसे उसके बाद रिहान के बारे में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वह मुझसे कभी भी शर्मिंदा नहीं करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं रिहान के लिए अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में आ गई थी। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उसका बिहेवियर बताता था कि वह किसी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से बिलोंग करता होगा। रिंकी भी रिहान के जाने के बाद बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी और मैं उसकी इस हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी। अब घर में बहुत ज्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति की छोटी बहन आई थी। उसकी शादी इंदौर में हुई थी, इसलिए वह 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। आज उसके जाने का दिन था। शाम के 5 बजे तक वह अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि भाभी, आपको पता है हमारे इंदौर में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा यहाँ पर आपके शहर में आए हुए हैं और वह यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानी हल करने के लिए आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज्यादा है। वह लोगों का इतना अच्छा इलाज करते हैं कि बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वह पैसे तो थोड़े ज्यादा लेते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। वैसे भी आप तो अपनी बेटी पर अब तक काफी सारे पैसे खर्च कर चुकी हैं। आपने तो अभी तक रिंकी के लिए कोई इलाज नहीं छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज हमारी रिंकी को भी देखने लगेगी। मैं अपनी ननद की बात सुनकर खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की एक किरण फिर से नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी सी रोशनी नजर आने लगी है। मैं कहने लगी, प्रिया, क्या वह तांत्रिक बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वह अपनी आंखों से देखने लगेगी? वह कहने लगी, भाभी, उस तांत्रिक बाबा के तो हमारे इंदौर में बहुत चर्चे हैं।
और वह यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही आया है। इससे पहले वह यहाँ से चला जाए, आप उसका फ़ायदा उठा लो और ज़रूर हमारी रिंकी उससे ठीक हो जाएगी। आपको पता है, मेरी देवरानी के पास भी औलाद नहीं हुई थी। शादी के पूरे 10 साल बाद जब उसका इलाज तांत्रिक बाबा से करवाया गया, उसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी ननद से यह बात सुनकर मुझे उम्मीद जागती हुई नजर आई थी। मैंने प्रिया से उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। शाम के 5 बजे तक मेरी ननद अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई थी और उसके बाद मेरे पति ऑफिस से जब घर आए तो मैंने उनको अपनी नंद प्रिया के बताए हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। मैंने अपने पति को बताया, राकेश, आज प्रिया बता रही थी कि इंदौर से हमारे शहर में एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। उनके इलाज से हर कोई ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। हम अपनी बेटी को भी उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। मुझे उस तांत्रिक बाबा से बहुत उम्मीद लग रही थी, मगर तांत्रिक बाबा को लेकर राकेश का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा था। मैं कहने लगी, राकेश, तुम पैसों की परवाह मत करो। मैं अपने जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। राकेश कहने लगे, कामिनी, क्या आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह की है? मैं तो यह सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हमने अपनी बेटी को आज तक कितनी दवाइयाँ खिलाई है, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ है। ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मुझे राकेश की बातों में रिहान का चेहरा नजर आने लगा था। वह बिल्कुल उसके जैसे ही बातें कर रहा था। मैं गुस्से से उठ खड़ी हो गई थी और मैंने राकेश से कहा, मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस जल्दी आ जाएंगे और मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस फैसला हो गया है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता था, राकेश कभी भी मेरी बात को नहीं टालेंगे। वह मेरी उम्मीद पर खड़े उतरे थे। वह ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ गए थे। हम शाम के 6 बजे के टाइम पर अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो यह थी कि आज रिंकी भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। वह कह रही थी, माँ, मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना। जो कमी मेरे अंदर है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, बेटी, आज मुझे एक आखिरी बार मौका दे दो। उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूंगी। वह मेरी बात मान गई थी और हम तांत्रिक बाबा की दुकान तक चले गए थे। वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी, देखा आपने यहाँ पर कितनी भीड़ जमा है। यह सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने तो नहीं आए हैं। इन्हें लोगों का फायदा होता है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया था। हमारा नंबर आने में अभी बहुत देर थी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 7 बज चुके थे। तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुंचे तो हमने अपनी बेटी रिंकी को आगे कर दिया और उनको बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वह इस दुनिया को देख सके। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह मुस्कुराकर कहने लगा, बहन, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इसका इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तुमने देखा है, सारे लोगों का इलाज मैंने यही पर बुलाकर किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाहती हूँ। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली के साथ इसका इलाज कर सकूं। मेरे पति ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया था। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्दी वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम सबको मेरे बारे में बताना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आ सके और सेहतमंद हो सके।
तुम कल को अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी ही खुशी से वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे पति राकेश वहां कुछ उदास नजर आ रहे थे। मुझसे कहने लगे, कामिनी, मुझे यहाँ बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो वहां शक्ल से ही ढोंगी लगता है। मैंने उनको डांट दिया था और कहने लगी, राकेश, आप भी हद करते हैं। आखिर आपने उनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको वहां अभी से ढोंगी नजर आने लगी? आप तो पहले से ही उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? राकेश ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा करो। मैंने राकेश को सख्ती से मना कर दिया था कि आप आस पड़ोस में भी किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर पर इलाज करेंगे। इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे घर पर आ जाएंगे और मेरी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। राकेश मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। चलो, मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों माँ बेटी बाहर घूमने चला करेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग कराऊंगी, मूवी दिखाऊंगी और पार्क में भी घुमाने लेकर जाया करूंगी। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, माँ, मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ। आखिर यह दुनिया कैसी है? मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी यही चाहती थी कि वह ठीक हो जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। फिलहाल मैंने अपने पति से कह दिया था, वह नाश्ते का सामान लेकर आ जाए और मार्केट से खाना भी लेकर आ जाए। मैं चाहती हूँ कि बाबा हमारे घर से खाना खाए और नाश्ता करे। राकेश सामान ले आए थे और अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतजार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम को 7 बजे बाबा और उनके साथ एक आदमी आया था। शायद वह उनका चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी, पहले आप खाना खा लो, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं, पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूंगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। जाओ, अब जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई थी। बाबा ने वहां 2 पुड़िया दोनों गिलास में डाल दी थी और फिर कहने लगे, यह पानी अब तुम दोनों पति पत्नी को पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मार देनी है। मैंने तो वह पानी एक बार में ही पी लिया था, लेकिन मेरे पति को तो एक एक घूंट देते हुए फंदा लग गया था। वह कहने लगे, इसका टेस्ट बहुत खराब है। बाबा जी कहने लगे, यह क्या बात हुई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहाँ पर आया हूँ और तुम इसको पानी पीने में नखरे दिखा रहे हो। बहुत से लोग तो यह पानी क्या न जाने क्या क्या पी जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। मैंने राकेश को आंखें दिखाई और कहने लगी, जल्दी से पी लो। वह बेचारे मजबूर हो गए और गिलास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी के थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा सर अचानक भारी होने लगा था और मुझे चक्कर आने लगा था। मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मैंने पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे और उनका भी सर घूमने लगा था। लेकिन वह बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी को हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी, मम्मी पापा बचाओ, यह कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने की भी कोशिश की, मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंद होती हुई आंखों से मुझे तांत्रिक बाबा में एक हवस का पुजारी नजर आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मगर मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। ना जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे पति बेहोश रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं घबराकर उठ बैठी और चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसको गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे। वह बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी। मैंने जल्दी से राकेश को उठाया
और इधर-उधर तांत्रिक बाबा को ढूँढने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आई, तो देखा कि हाल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, "क्या हुआ है बेटा?" राकेश भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई थी। काफ़ी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे। उन्होंने बाबा और उसके चेले को अरेस्ट कर लिया था और अपने साथ लेकर चले गए थे। उनके पीछे रिहान भी खड़ा हुआ था। मैं रिहान की तरफ देखकर पूरी तरह से डर कर रह गई थी। मैं कहने लगी, "रिहान, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यह क्या हुआ था?" वह कहने लगा, "आंटी, जब मैं कल आपके घर आया था, तब आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते-करते उस तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। मैं वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ आप लोगों का इंतज़ार ही कर रहा था। आप लोगों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से फ़ोन आ गया था, इसीलिए मैं अपने घर को वापस लौट गया था। लेकिन मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि आप लोगों के घर के तांत्रिक बाबा कल आएँगे और रिंकी का इलाज शुरू करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस कर दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस यहाँ आऊँगा। तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं है। यह एक ढोंगी बाबा था, जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज़्ज़त खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि इस झूठे तांत्रिक बाबा को इंदौर से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने प्लानिंग की हुई थी कि अगर यह बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा, तो मैं फौरन इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसीलिए मैं दीवार से कूदकर आपके घर के अंदर आ गया था और यह बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था, वह सब कुछ मैं देख रहा था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था, तो मैं तभी पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद यह दोनों रिंकी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस तांत्रिक बाबा और उसके चेले को पकड़कर चेयर से बांध दिया था। भगवान ने हमारी रिंकी को बचा लिया था और मैं रिंकी को समझा रहा था कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भाई अब आ गया है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में ही नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद आप लोग होश में आ गए, तो पुलिस भी आ गई और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। मैं रिहान की बातें सुनकर फूट-फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, "रिहान, मुझे माफ़ कर दो। भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज हमारी इज़्ज़त को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई है।" रिहान कहने लगा, "आंटी, आपको उस दिन भी मेरी बात बहुत बुरी लग गई थी, मगर सच तो यही है कि भगवान ने सोच समझ कर ही रिंकी की आंखों की रोशनी नहीं दी है। आप भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी बना लीजिए और उसकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देने चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फायदा हुआ? अभी तक रिंकी देखने तो नहीं लगी ना?" मैं रोते हुए रेहान से कहने लगी, "तुम्हारी जैसी बात आज तक मुझसे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर, बाबा या फिर वैद्य का ही सजेशन दिया करते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी। जो जैसा कहता वैसा ही कर लिया करती थी, क्योंकि बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि भगवान की मर्जी में हमें भी राजी रहना चाहिए। तुम मुझे माफ कर दो।" मैंने रिहान के सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसने जल्दी जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि, "नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो मेरी माँ हैं।" मैंने भगवान से भी माफी मांग ली थी। मेरे पति भी रिहान से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। फिर रिहान ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसने बताया कि जब वह हमारे घर से चला गया था, तो उसको रास्ते में उसके दादा और पिता मिल गए थे, जो कि उसकी ही तलाश कर रहे थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वह अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे और रिहान को अपने साथ अपने घर पर ले गए थे। जब वह लोग रिहान को अपने घर ले गए थे, तो वहाँ पर रहते-रहते धीरे-धीरे रिहान सबको पहचानने लगा था और धीरे-धीरे उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। अब वह बिल्कुल नॉर्मल हो गया है
लेकिन याददाश्त वापस आने पर वह हमें नहीं भूला था। हम उसे उसी तरह से याद थे, जिस तरह से हमने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने घर में जगह दी थी। रिहान ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी और पढ़ी-लिखी थी। वह लोग बहुत अमीर थे। रिहान ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे पति को रिहान तो अपना ही बेटा मानते थे। मेरी ज़िंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो कि रिहान के आ जाने से पूरी हो गई थी। रिहान और हमारी फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। मेरी बेटी भी रिहान के साथ हमेशा बहनों की तरह ही बिहेव करती थी और अब देखते ही देखते मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। रिहान की चाची को हमारी बेटी रिंकी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था, वह लड़का बोल नहीं सकता था। दोनों में ही एक ना एक कमी थी, इसलिए वह दोनों एक दूसरे की कदर करने लग गए थे। मैंने अपनी बेटी की शादी रिहान के चाचा के बेटे के साथ कर दी थी। मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है, क्योंकि वह वहां पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। शायद मेरी बेटी के भाग में ऐसा ही लिखा था। उस लड़के में एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी, जिस वजह से उन दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ था और इसीलिए वह दोनों कभी एक दूसरे को किसी बात पर भी कम नहीं समझते थे, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी बात का शिकार थे। फिलहाल दोनों बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है और उस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है। मैं अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छी ससुराल मिली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।